वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 1 में कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति के कारण पे डिस्कस किया था। अब आगे इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्लाइड्स को ध्यान से देखना और जो भी वीडियोस हैं उसको सुनना। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम फ्रांस में गणतंत्र की शुरुआत यानी फ्रांस में संविधान का निर्माण कैसे हुआ इस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, फ्रांस में जो संविधान का जो निर्माण हुआ वो बेसिकली 3 चरणों में हुआ। इन 3 चरणों को हम नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन और डायरेक्टरी रूल, इन 3 नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नेशनल असेंबली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कराते हैं। बच्चों, जो नेशनल असेंबली है इसको हम फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के नाम से भी जानते हैं। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि यहाँ पर किंग यानी राजा भी रहेगा और संविधान के अनुसार भी शासन चलेगा। तो नेशनल असेंबली ने जो जो कार्य किए या नेशनल असेंबली में ने फ्रांस में कौन कौन से चेंज लेके आए, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नेशनल असेंबली ने बच्चों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे उनको कोई टैक्स नहीं देना और भी चीज़ें। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे अधिकारों को कैंसिल कर दिया, यानी कि ये विशेष अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, नेशनल असेंबली ने वहाँ पर एक वोटिंग राइट, अभी तक राजा ही शासन चलाता था तो वहाँ पर लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। तो नेशनल असेंबली ने एक वोटिंग राइट यानी लोगों को मत देने का अधिकार दिया। 25 वर्ष के सभी पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे वो वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। फिर दूसरी चीज़, नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया उस संविधान का नाम उन्होंने रखा पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र, और उसमें जो अधिकार रखे वो नैसर्गिक और आहरणीय के रूप में स्थापित किए गए, यानी ऐसे अधिकार जो हमें बर्थ से मिले हुए हैं और जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये कार्य नेशनल असेंबली ने फ्रांस में किया। फ्रांस में जो संविधान बनाया नेशनल असेंबली ने, उसने वही सारे अंग रखे जो भारत में भी आप देखते हो, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका यानी कानून को लागू करने वाली संस्था, और न्यायपालिका कानून के उल्लंघन पर दंड देने वाली। तो ये सारे कार्य नेशनल असेंबली ने फ्रांस में किए। नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको बच्चों नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये वो देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बारे में बताया गया है। एक्टिव सिटीजन जो मैंने आपको बताया, सक्रिय नागरिक, 25 वर्ष के आयु के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हैं उनको वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को, बच्चों को और ऐसे लोगों को जो 25 वर्ष से कम हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आप देखोगे कि जो हमारा जो दूसरा चरण है यानी नेशनल कन्वेंशन का दौर है। नेशनल कन्वेंशन ने जो नेशनल असेंबली ने जो कार्य किए थे उसी में कुछ परिवर्तित किया। जो या यूँ कह लो, नेशनल असेंबली जब दोबारा नव निर्वाचित बन के आई तो वो नेशनल कन्वेंशन के नाम से जान पाई। उन्होंने इस बार वोटिंग जो राइट था बच्चों, वोट देने का जो अधिकार था उसमें परिवर्तन किया। यानी उन्होंने 21 वर्ष की आयु के सभी पुरुष, चाहे उनके पास कोई संपत्ति हो या ना हो, वो गरीब हो अमीर हो, उनको वोट देने का अधिकार है। और साथ में उन्होंने, और इसमें सभी लोगों को जो उनको टैक्स या फिर संपत्ति का मापदंड था वो हटा दिया, परंतु इसमें भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया। नेशनल कन्वेंशन ने लुई 16 और उसकी रानी मैरी एंटवानेट को गद्दी पर से हटाकर उनको 21 जनवरी 1793 में एक जगह बच्चों प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में देशद्रोह के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेशनल कन्वेंशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था बच्चों कि उन्होंने फ्रांस को
गणतंत्र घोषित किया। अभी तक जो फ्रांस था वो राजतंत्र था, राजतंत्र अर्थात राजा का शासन, राजा जो वंशानुगत रूप से चुने जाते थे वो ही आगे फ्रांस के सत्ता संभालेंगे। लेकिन इस बार नेशनल कन्वेंशन ने राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र यानी जो सर्वोच्च जो पद है, जो सबसे ऊंचा पद है वो निर्वाचित होगा, वो किसी वंश से नहीं आएगा, उसको चुना जाएगा। ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण नेशनल कन्वेंशन ने किया। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आप देखते हो कि एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नेशनल कन्वेंशन था ये जैकोबिन दल के सदस्यों द्वारा बनाया गया था। अब ये जैकोबिन दल का है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बच्चों जैकोबिन जो क्लब था, ये इसका जो नाम था वो पेरिस के सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, पेरिस के सेंट जैकब। और इसके जो सदस्य थे वो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो दुकानदार, कारीगर या छोटे छोटा जो काम करते थे, इस तरह के जो इस क्लब के मेंबर्स थे वो यहाँ से आते थे। और इनका जो पहनावा था ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि धारीदार ये पतलून पहन रखा है इन्होंने और पूरी पैंट पहन रखी है। अभी तक जो कुलीन वर्ग थे या यूं कह लो कि जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो ज़्यादातर ब्रीचेस पहनते थे। ब्रीचेस एक ऐसा पहनावा था जो हाफ पैंट, हाफ जिसको आप हाफ पैंट कहते हो, कैपरी टाइप की पैंट वो पहनते थे। लेकिन जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो पूरी पैंट पहनते थे और उसको सो कुलात कहलाते थे। सो कुलात का मतलब होता है बिना घुटने वाले, यानी ये कैपरी ना पहन के पूरे पहनते थे। इन्हीं का बच्चों जो इस जैकोबिन क्लब का जो नेता था या यूं कह लो कि जो इनका मार्गदर्शक था वो था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ही नेशनल कन्वेंशन में प्रभावी रहा। अब हम थोड़ा सा मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले आप उसको देख लीजिए। ये मैक्स रॉबेस्पियर है और रॉबेस्पियर फ्रांस में गैलोटिन के लिए जाना जाता है कि फ्रांस के अंदर जो भी राजद्रोह के आरोप में पकड़े जाते थे रॉबेस्पियर उसको गैलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। इसलिए कहते हैं कि बहुत खूंखार टाइप का था। और इसके जो काल था जिसको 1793 से 94 रॉबेस्पियर जब फ्रांस में सत्ता में था तो उसके काल को आतंक का काल कहते थे। अब आतंक का काल कहने का क्या कारण है, देखिए आप। पहली बात तो कि 1793 से 94 का जो टाइम है रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के काल के नाम से जाना जाता है। और इसकी वजह थी कि जो रॉबेस्पियर ने जितनी भी नीति बनाई या जितनी भी पॉलिसी बनाई फ्रांस के लिए उसको दंड और सख्ती से लागू करवाता था। उसको गणतंत्र के जो जितने भी शत्रु, यानी वो चाहता था कि जो भी रिपब्लिकन यानी जो देश के जो खिलाफ बोलते हैं उन सबको वो क्या करता था, जेल में डाल देता था। और जब जेल में डालने के बाद जब उनका अपराध सिद्ध हो जाता था तो उनको गैलोटिन पे चढ़ा देता था। गैलोटिन मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि गैलोटिन क्या था। फिर उसने और भी जो कार्य किए, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने 1793 से 94 में बहुत से कार्य किए, जैसे कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमत तय कर देना, पाव रोटी की राशनिंग कर देना, समता एक अलग तरह की ब्रेड रोटी होती तो सभी के लिए अनिवार्य कर दिए। बोलचाल की भाषा में व्यवहार लागू करना, यानी सबको किस तरीके से बोलना है ये भी उसने निश्चित कर दिया था। जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया था क्योंकि राजा यहाँ पर रॉबेस्पियर के अनुसार ही शासन चल रहा था। उसने अपनी नीति को बहुत ही सख्ती से लागू किया, यानी देखा जाए तो उसने एक तानाशाह का रूप ले लिया था। इसीलिए जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसको दोषी साबित किया और फिर उसी गैलोटिन पर उसको भी चढ़ा दिया गया जहाँ पर वो लोगों को चढ़ाता था। तो इसलिए देखा जाए तो रॉबेस्पियर का जो काल था बहुत ही ज़्यादा आतंक का काल, उसकी इतनी कठोर नीतियों के कारण हम उसके काल को आतंक का काल कहते हैं। तो अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में गैलोटिन दिखाना चाहूँगा कि रॉबेस्पियर किस तरह की गैलोटिन का इस्तेमाल करता था। बच्चों ये आपको देखने को मिल रही है, ये अलग तरह का फंदा है। इसके अंदर दो खंबे खड़े कर रखे हैं, उसमें एक मशीन, आरा मशीन टाइप की ब्लेड लगी हुई है जिसके अंदर यहाँ बीच में सर फंसा दिया जाता था अपराधी का और ऊपर से उसको छोड़ दिया जाता था जो आरा मशीन है ताकि उसका सर कलम हो जाए। इसको गैलोटिन क्यों कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर गैलोटिन ने इसका आविष्कार किया था इसलिए इसका नाम गैलोटिन पड़ा। मैं आपको इसको गैलोटिन को एक स्लाइड और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैक्समिलियन रॉबेस्पियर है और ये किस तरीके से इसने गैलोटिन बना रखी है। ये गैलोटिन है और ये बहुत ही इसने अपने काल के दौरान इस गैलोटिन का इस्तेमाल किया लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। तो ये था बच्चों आपका आतंक का काल।
और जो नेशनल कन्वेंशन का दौर भी रहा। नेशनल कन्वेंशन के बाद में सत्ता जो है वो बच्चों 5 सदस्य की एक डायरेक्टरी के हाथ में चला गया। इसको डायरेक्टरी रूल कहते हैं। अब ये जो डायरेक्टरी थे इसमें 5 डायरेक्टर हुआ करते थे। उन 5 डायरेक्टर्स में हमेशा मतभेद रहा करता था कि यानी किसी भी लेकर वो एक मत नहीं होते थे। इन्होंने वो जो वोटिंग राइट्स था बच्चों, जो नेशनल कन्वेंशन ने वोटिंग राइट्स को बहुत लिबरल बना दिया था कि सभी लोग 21 वर्ष के लोग वोट डाल सकते हैं, उनको संपत्ति का कोई आधार नहीं था। लेकिन इसने दोबारा वोटिंग राइट्स को फिर सीमित कर दिया, फिर उसको संपत्ति का आधार बना दिया। और मैंने आपको बताया जो ये डायरेक्टर्स थे वो कभी भी किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं होते थे, वो किसी न किसी मुद्दे पर लड़ते रहते थे। बाद में ये डायरेक्टरी जो रूल था 1799 में समाप्त हो गया और डायरेक्टरी रूल से जो सत्ता थी वो 3 काउंसिल्स के हाथ में चली गई। और इन्हीं 3 काउंसिल्स में से एक काउंसिल था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अब यूँ कह लो कि जो फ्रांस है, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट उस काउंसिल में से एक शासक बना। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वहाँ पर महिलाओं को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिए। तो आपको बच्चों पता है कि महिलाएं सक्रिय नागरिक नहीं थी, सक्रिय नागरिक उनको नहीं माना गया था, यानी उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन समाज में परिवर्तन लाने में उन्होंने हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। वो तीसरे स्टेट की महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, सब्जी बेचना, घरेलू काम, इस तरह के काम करते थे। अपने आप को उन्होंने क्लब में संगठित किया। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन, ये क्लब था जिसने महिलाओं की सदस्यता को लेके या महिलाओं के अधिकारों के लेके बहुत इसने वकालत की या बहुत ज़्यादा आंदोलन किया। लेकिन 1791 का जब संविधान बना, जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, नेशनल असेंबली में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक मान लिया, यानी उनको वोट देने का अधिकार नहीं। यहाँ से महिलाओं का मनोबल और टूट गया। इसलिए क्रांतिकारी महिला थी ओलम दी गूज, उन्होंने नेशनल असेंबली का जो विरोध किया कि जो ये संविधान है उसको उसने नकारा और उसने दोबारा एक अपना संविधान महिला अधिक घोषणा पत्र नाम से एक संविधान बना दिया। नेशनल कन्वेंशन ने भी दोबारा ऐसा ही काम किया, उसने भी महिलाओं को किसी तरह का सक्रिय नागरिक नहीं माना, उसको निष्क्रिय माना। और इसीलिए नेशनल कन्वेंशन ने राजद्रोह के या देशद्रोह के आरोप में जो ये महिला थी, जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत कर रही थी, ओलम दी गूज को फांसी पर लटका दिया। अंततः यूँ कह लो कि महिलाओं को फ्रांस के अंदर जो इतना लंबा संघर्ष करने के बाद में 1946 में ही मताधिकार का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिला। इतना लंबा संघर्ष वहाँ की महिलाओं को करना पड़ा। और अगर आप भारत में देखो तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ है। और हमारा संविधान बनते ही हमने सबसे पहले पुरुषों महिलाओं को एक समान माना और सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी पुरुष हो या महिलाएं हो, कोई भी जाति हो, लिंग हो, किसी भी भेदभाव से परे सबको वोट यानी मत देने का अधिकार है। यानी अगर हम भारत को देखें, इनके सामने कंपैरिजन करें तो भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या भारत की जो व्यवस्था है इनसे कहीं अच्छी है। तो बच्चों ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने फ्रांस में जो गणतंत्र के बारे में पढ़ा कि फ्रांस में गणतंत्र लाने के लिए 3 स्टेप्स चले थे, नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन और डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल के बाद में काउंसिल्स के हाथ में आया और उन काउंसिल में से एक था नेपोलियन। ये बच्चों ओलम दी गूज है जिन्होंने महिलाओं के मताधिकारों के लिए संघर्ष किया था। तो आई होप आपको ये जो छोटा सा एक लेसन था, ये स्लाइड सब समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम दोबारा इस चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।